जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे नामवर सिंह के निबंध संस्कृति और सौंदर्य। अगर नेट के एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही टफ निबंध माना जाता है, लेकिन अगले आप 10 मिनट दे दिए तो ये निबंध आपको बहुत ही आसान लगेंगे। आखिर इस निबंध की विषय वस्तु क्या है, उसी की चर्चा करेंगे। और पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसका फायदा आपको ही होगा। दोस्तों, संस्कृति और सौंदर्य निबंध नामवर सिंह जी ने 1982 में यह निबंध लिखा, 1982 में। और यह निबंध नामवर जी के गुरु थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो उन्हीं हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर यह निबंध लिखा है। और इस निबंध का जो विषय वस्तु है वह मुख्य रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी के भी निबंध है। और उनमें सबसे ज्यादा जिस पर फोकस उन्होंने किया है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध अशोक के फूल पर किए हैं। आखिर अशोक के फूल के विषय वस्तु क्या है, और नंबर जी ने यह भी बताया कि आखिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का भारतीय संस्कृति के प्रति क्या दृष्टिकोण था, खास करके आर्य संस्कृति के बारे में, आर्य कल्चर के बारे में, आर्योत्तर संस्कृति के बारे में उनका क्या विचार था, क्या दृष्टिकोण था। क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी एक और जहां इतिहास को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखते हैं, तो उनके निबंधों का केंद्र भी प्राय ऐतिहासिक संदर्भ है, खास करके भारतीय कल्चर। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि नामवर जी ने लिखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो निबंध है अशोक के फूल, यह एक फूल नहीं है। फूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह एक फूल के रूप में इन्हें नहीं देखना चाहिए, बल्कि यह एक भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और जो आर्य आर्य का रट लगाए रहते हैं, उसे ये निबंध पढ़ने से या ये अशोक के फूल पढ़ने से गहरा धक्का लगने वाला है। और शुरू में ही नामवर जी कहते हैं कि कालिदास, जिन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे, संस्कृत के महान विद्वान कालिदास के प्रेमी पंडितों को भी यह निबंध पढ़कर बड़ा धक्का लगेगा। धक्का लगेगा क्योंकि वे जिसे आर्य समझते थे, मतलब कालिदास के प्रेमी जिस यक्ष, गंधर्व, किन्नर को आर्य समझते थे, लेकिन वो आर्य से ज्यादा यही अक्ष, गंधर्व, किन्नर आर्योत्तर सौंदर्य और विश्वास में ज्यादा मानते थे, या उनके विश्वासों के ज्यादा ऋणी थे। तो यहां पर बहुत सारी बातें हैं, और नेट के दृष्टिकोण से क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें नामवर सिंह जी ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध के बारे में कहा है, उनको हमें ध्यान में रखना है, जिससे कि आपका एग्जाम कोई भी हो आसानी से बन जाए। आगे नामवर जी कहते हैं कि रविंद्रनाथ ठाकुर, जो एक महान कवि हुए हैं बंगाल के, जिन्होंने गीतांजलि जैसे महाकाव्य लिखा, उन्होंने भी हिंदू रीति नीति के बारे में कहा कि जो हिंदुओं का जो रीति नीति है वह आर्य और आर्योत्तर संस्कृति का मिश्रण है। यह भी पॉइंट याद रखना है कि आर्य और आर्योत्तर संस्कृति का मिश्रण है। दूसरी तरफ कहते हैं कि अशोक के फूल आर्य संस्कृति पर एक तरह से चोट है। नंबर जी लिखते हैं कि जो अशोक के फूल निबंध आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है, वह आर्य संस्कृति पर एक गहरा चोट है। यह पुष्प प्रेम का नहीं बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। ये अशोक के फूल जो है दोस्तों, पुष्प प्रेम का नहीं है, बल्कि एक आर्योत्तर एक जो है भारतीय संस्कृति का एक अनूठा दस्तावेज है, भारतीय कल्चर का एक अनूठा दस्तावेज है। इसी कल्चर के बारे में, दिन भारतीय कल्चर के बारे में, भारतीय संस्कृति के बारे में दिनकर जी ने एक महान ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय लिखे थे, आपको याद होगा।
उनकी भी चर्चा नामवर जी कहते हैं कि इन संस्कृति के 4 अध्याय में वो भी भारतीय कल्चर के बारे में लिखे थे। जब वो भी भारतीय कल्चर के बारे में लिख रहे थे तो बहुत सारे लोगों को, आर्य की शुद्धता पर चलने वाले लोगों को गहरा धक्का लगा था। अब इन्हीं संस्कृति के 4 अध्याय के बारे में अज्ञे जी लिखते हैं, हीरानंद बादशायन अज्ञे, कि इसमें जो दिनकर जी थे वो शुद्ध काव्य की खोज में लगे हुए थे। दिनकर जी जो थे वो शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे। दिनकर जी जो थे वो शुद्ध काव्य के खोज में लगे थे। अगर आप आगे देखोगे तो आगे और भी चीजों का इन्होंने वर्णन किया है। आगे जो है नामवर सिंह लिखते हैं कि जो अज्ञे जी थे वह जहां संस्कृति को केवल संग्राहकता के हिमायती थे। अब नामवर जी लिखते हैं कि अज्ञे जी जहां संस्कृति के केवल संग्राहकता का एक हिमायती थे, वही हजारी प्रसाद द्विवेदी त्याग का जिक्र करना भी नहीं भूलते थे। कि मतलब कि संस्कृति में सिर्फ संग्रह को ही वो महत्व नहीं देते थे, बल्कि त्याग को भी वह जिक्र करना नहीं बोलते थे। अज्ञे भारतीय परंपरा के मूल स्वर में, अज्ञे जी ने भारतीय परंपरा के मूल स्वर लिखा था। उन मूल स्वर में नामवर जी लिखते हैं कि गोपीनाथ पांडे ने इस सामासिक संस्कृति का विरोध करके यूरोपीय अवधारणा को स्थापित करते हुए अपनी बात रखी थी। इसका भी यहां पर नामवर जी विरोध करते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि भारतीय व्याकुल लोग, मतलब कि आज से भारतीय व्याकुल लोग जो आर्य संस्कृति के प्रति बड़े व्याकुल थे और आर्य संस्कृति के बारे में एक तरफा सोच रखते थे, ऐसे ही व्याकुल लोगों से पहला कवि जयशंकर प्रसाद जी को पढ़ा था और उससे बचने के लिए उन्होंने काव्य कला तथा अन्य निबंध और रहस्यवाद जैसे निबंध जो है जयशंकर प्रसाद जी ने भी लिखे थे। ये की पॉइंट है संस्कृति और सौंदर्य निबंध का, जिसे आपको ध्यान में रखना है। आगे नामवर जी लिखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने के अन्य निबंधों में जो विचार और वितर्क है, जो 1945 के निबंध है, कहते हैं कि विचार और वितर्क में सबसे अधिक जो है आर्योत्तर संस्कृति का संस्रव साहित्य और ललित कला के क्षेत्र में हुआ। अब नामवर जी लिखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये बात लिखे हैं कि जो सबसे अधिक आर्योत्तर संस्कृति का जो आगमन हुआ वह यानी कि संस्रव मतलब आगमन हुआ वो साहित्य और ललित कला के क्षेत्र में। साथ ही इन आर्योत्तर संस्कृति का नमूना जो है हमें अजंता के गुफाओं में, भरहुत के लेख में, सांची के स्तंभ में भी उत्कीर्ण मूर्तियों में आर्योत्तर संस्कृति के एक समृद्ध परंपरा दिखाई पड़ता है। साथ ही नामवर जी कहते हैं कि जो ये बात कही जाती है, भक्ति द्रविड़ उपजी लायो रामानंद, तो यहां पर भी जो भक्ति द्रविड़ उपजी, यहां पर भी आर्योत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। साथ ही कृष्ण और राधा, आर्योत्तर संस्कृति से हम कृष्ण और राधा को भी जोड़ सकते हैं। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो एक और फेमस बुक उन्होंने लिखा था, याद रखिएगा, प्राचीन भारत का कला विकास। 1940 में इन्होंने प्राचीन भारत का कला विकास लिखा। इसमें भी उन्होंने भारतीय संस्कृति के मिश्रित सहयोग के बारे में लिखा था। इसीलिए नामवर जी कहते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कहना चाहते थे, जो केवल भारतीय कल्चर के विकास में आर्यों के योगदान को मानते हैं, वो इस निबंध को पढ़कर छटपटा जाएंगे, पागल हो जाएंगे, क्योंकि जितना योगदान आर्यों का था भारतीय कल्चर में, कहीं उससे कम आर्योत्तर संस्कृति का भी
नहीं था। इसी बात की चर्चा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध में, उपन्यास में भी करते हैं कि उपन्यास जैसे आप देखते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो उपन्यास है, जिसकी चर्चा नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में भी किया है, इसमें भी नारी के सौंदर्य को एक वैभव के साथ उबारा गया है कि नामवर जी लिखते हैं कि इसमें नारी के सौंदर्य को वैभव के साथ उभारा हुआ है। इसी तरह मेघदूत एक पुरानी कहानी, याद रखिएगा ये भी आया है संस्कृति और सौंदर्य निबंध में, इसमें भी चर्चा है। विचार प्रवाह में सुंदरता की पहचान के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि आप सुंदरता का पहचान कैसे कर सकते हो और उस सुंदरता के बारे में अपनी बातों को किस तरह से रख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ संपूर्ण निबंध को लाइन बाय लाइन पढ़ना है, तो क्लास से जुड़ेंगे तो संपूर्ण निबंध को मैं लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, लेकिन मोटे तौर पर निबंध की क्या विषय वस्तु है, इनको हमें ध्यान में दोस्तों रखना जरूरी है एग्जाम की दृष्टि से। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में नामवर जी ने लिखा, पहले शुरू में अशोक के फूल के बारे में बताया, फिर कालिदास के प्रेमी की चर्चा की, फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की चर्चा की, फिर दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय की चर्चा की, याद रखिएगा, फिर अज्ञेय की चर्चा की, फिर इसी निबंध में उन्होंने जयशंकर प्रसाद की भी चर्चा की, इसी निबंध में उन्होंने गोपी चंद्र पांडे की भी चर्चा की, इसी निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विचार वितर्क विचार प्रवाह, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी के फेमस निबंध है उनकी भी चर्चा की। साथ ही साथ हजारी प्रसाद के उपन्यास जो है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा, उसकी भी चर्चा की। मेघदूत एक पुरानी कहानी, उसकी भी चर्चा की। साथ ही साथ उन्होंने इसमें क्या बातें कही है उनको भी ध्यान रखना है। अगर 2 से 3 बार वीडियो देख लोगे तो जीवन में नहीं भूलोगे। अगर साहित्य को संपूर्णता में पढ़ना चाहते हो तो 8-10 फ्री क्लास लेकर देख सकते हो। पूरे भारत का पहला ये कोचिंग सेंटर है जो रिजल्ट की स्टॉम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। साथ ही दोस्तों हमारा फिर से नया बैच हिंदी साहित्य का शुरू हो गया है। चाहे आप हिंदी साहित्य से कोई भी पेपर दे रहे हो, हर पेपर में आपको रिजल्ट की गारंटी मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।